नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन या चर्चा करते हैं जो लेडीज़ के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर लेडी को जिसके बारे में मालूम होना चाहिए, और ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं। ये भाग 1 था। आज भाग 2 में हम देखेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्यों हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका इलाज या ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है इस तरह की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के होने के, और क्यों प्रेगनेंसी गलत स्थान पर टिक जाती है। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मैं कहूँगी वो ये है कि नॉर्मली नली की जो प्रेगनेंसी है, हम आज नली की प्रेगनेंसी के बारे में ही मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि बाकी जगहों की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत रेयर है और हर का कारण डिस्कस करना इस YouTube के वीडियो के माध्यम से कोई बहुत ठीक नहीं है। हम मेन कारणों पर ही आज चर्चा कर रहे हैं। तो जो नली की प्रेगनेंसी है इसका एक मुख्य कारण है, पहले कभी भी नीचे के एरिया में या पेल्विक एरिया में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से नली का जो अंदर का भाग है उसमें कुछ खराबी आ जाए और उसमें अंदर जो एक नली जो पूरी तरह से खुली होनी चाहिए ताकि जो भ्रूण बना है वो नली से बच्चेदानी की तरफ आराम से जा सके, अगर उसमें कोई बाधा या रुकावट आ जाए पिछले इन्फेक्शन की वजह से, तो इस रुकावट की वजह से प्रेगनेंसी नली के अंदर ही चिपक जाती है या टिक जाती है। तो पहला और मेन कारण हो गया पहले हुए इन्फेक्शंस या पेल्विक इन्फेक्शंस, जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या PID के नाम से जानते हैं। तो ये इन्फेक्शन बहुत बार सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, यौन संबंध रखने की वजह से भी कई बार इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है ऐसी स्त्री पिछले कुछ महीनों में या सालों में बार बार नीचे पेट में दर्द, वाइट डिस्चार्ज और बुखार, ये सब के सिम्टम्स लेकर आती हो, तो इन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मेन कारण यही है बार बार होने वाले नीचे के भाग के इन्फेक्शंस, या जिन्हें लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या अपर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। भारतवर्ष में एक और ऐसा इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है पर शरीर के कोई भी भाग में हो सकता है, और ये है टीबी का रोग। टीबी का रोग भी यूट्रस को, बच्चेदानी को, नली को ग्रसित कर सकता है, और ये भी एक कॉमन कारण है गलत जगह पर बच्चे टिकने का या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। अब नली के इन्फेक्शन के अलावा भी कुछ कारण हैं। यदि पहले किसी नली में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो दूसरी बार भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नली में होने का चांस कम से कम 50% ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए उन लेडीज़ को जिन्हें पिछली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उन्हें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। फिर और कुछ कारण भी आते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं यदि ट्यूब के एरिया में या श्रोणि के भाग में या कभी कभी पेट के रीजन में कोई पहले सर्जरी हुई है, तो सर्जरी की वजह से कई बार अंदर के रास्ते में या अंदर के भाग में एडहीजन्स बन जाते हैं, यानी वो एरिया एक दूसरे के एरिया से चिपक जाता है। उसकी वजह से भी जो एक नॉर्मल फ्री मूवमेंट होना चाहिए ट्यूब्स का और अंदर भ्रूण का, वो नहीं हो पाता और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांस बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि नली में कोई सर्जरी हुई हो, या हो सकता है यूट्रस के किसी भाग पे जो नली के
करीब में है, फाइब्रॉइड की गांठ जैसे निकाली हो या वहाँ टाँके आए हों, तो कभी भी आसपास के एरिया में सर्जरी हो, या कभी कभी तो अपेंडिक्स जो कि नीचे के पेट के भाग में होता है, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई हो, इस तरह की सर्जरीज होती हैं। तो बाद में रिकवरी के टाइम आजू बाजू के एरियाज़ कभी कभी चिपक जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांस थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन लेडीज़ की फैमिली प्लानिंग की सर्जरी हुई है, स्पेशली टाँके वाली या पेट खोल के जो फैमिली प्लानिंग या नसबंदी की सर्जरी होती है, तो वो सर्जरी की वजह से भी थोड़ा सा चांस उस टाँके वाली ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कॉपर टी किसी पेशेंट को बिठाते हैं, तो कॉपर टी की वजह से भी थोड़ा सा चांस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बढ़ जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉपर टी ना बिठवाएं या फैमिली प्लानिंग की सर्जरी ना करवाएं, लेकिन जस्ट एक साइंटिफिक डिस्कशन के लिए ये छोटा सा जो मैं आपको बात समझा रही हूँ, एक डिस्कशन के लिए जो मैं ये बात आपको समझा रही हूँ, ये ज़रूरी है जानना। तो ये तो हो गए क्या कारण हैं जिनकी वजह से ट्यूब में बच्चा रह जाता है। बाकी के जो कारण हैं, जैसे सिजेरियन की जगह पर, तो वो तो ऑब्वियसली सिजेरियन की वजह से है, तो उसके लिए कोई ख़ास डिस्कशन ज़रूरी नहीं है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या तरीके हैं जिनसे हम जल्द से जल्द इस प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा सकें, ताकि जल्द से जल्द इस प्रेगनेंसी का निवारण या इसका इलाज या इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो पहला तो आजकल बहुत ही अच्छी सोनोग्राफी की फैसिलिटीज़ हैं, और जो ये टेस्ट्स हैं, इनकी वजह से तो आजकल प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट रुकते ही विदिन अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के अंतराल में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है। इसमें से मेन टेस्ट जो है वो सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी जो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, यानी नीचे के भाग से, जो योनि के भाग से जब सोनोग्राफी करी जाती है, तो ये एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट है इस प्रेगनेंसी के बारे में पता करने के लिए। इसके अलावा कभी कभी कुछ और टेस्ट भी करी जाती हैं, जिसमें से एक स्पेशल ब्लड की टेस्ट होती है जिसे सीरम बीटा HCG कहा जाता है। तो नॉर्मली ये टेस्ट भी कभी कभी हम लोग करवाते हैं, स्पेशली ट्रीटमेंट के दौरान जब हम इंजेक्शन से या मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, तो बार बार हम ये टेस्ट करवा कर देखते हैं। और इस टेस्ट का सिंपल भाषा में आपको बता दूं, यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पर है, यानी बच्चेदानी के अंदर है, तो ये जो ब्लड की टेस्ट है, ये तेज़ी से बढ़ते हुए प्रेगनेंसी के साथ साथ ये टेस्ट की वैल्यू तेज़ी से डबल होती है। और ये जो बीटा HCG की वैल्यू है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 2 से 3 दिन में शुरुआत के हफ्तों में डबल हो जाती है। यदि प्रेगनेंसी गलत स्थान पर है, यानी बच्चेदानी के अंदर ना होने के बदले दूसरी जगहों पर है, तो जो ये ब्लड की वैल्यू है, यानी जो ब्लड का प्रमाण है, जो बीटा HCG का जो ब्लड में वैल्यू आ रही है, ये फिर 2 से 3 दिन में डबल नहीं होती, बल्कि 50 या 53% से कम ही बढ़त हमको दिखती है। तो जब हमको इसकी मात्रा कम बढ़ती हुई दिखती है, तो हमारे मन में ये शंका आती है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के मन में ये शंका आएगी कि क्या ये प्रेगनेंसी बढ़ नहीं रही सही से, या फिर बच्चेदानी में है पर बढ़ नहीं रही, या फिर कहीं और गलत स्थान पर तो नहीं है। और जो टेस्ट हैं वो रूटीन टेस्ट ही होते हैं, इसके लिए आज मैं डिस्कशन उनके बारे में नहीं करूँगी। अब हम जल्दी से देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो इस प्रेगनेंसी को 2 तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है। यदि अर्ली स्टेज में, यानी शुरुआत में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी नली वाली पता लग जाए, और जो आपकी जो ब्लड की टेस्ट की प्रमाण है वो 4 या 5,000 से उसकी वैल्यू कम है, और सोनोग्राफी में हमको जो प्रेगनेंसी का साइज़ है या जो सैक है वो 3.5 या 4 सेंटीमीटर से कम हो, तो फिर इस प्रेगनेंसी को कई बार हम एक स्पेशल दवा या इंजेक्शन, जिसे दवा के इंजेक्शन से हम ट्रीट करते हैं, मीथोट्रेक्सेट नामक एक दवा होती है, उसकी इंजेक्शन दी जाती है।
वो बॉडी वेट या बॉडी के सरफेस के हिसाब से उसकी डोज कैलकुलेट करी जाती है और इस इंजेक्शन से वो जो ट्यूब में प्रेगनेंसी है वो सूख जाती है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स में यदि राइट टाइम पर और राइट सेलेक्ट करके अगर पेशेंट चूज़ किया जाए तो हो सकता है कि मेडिकल मैनेजमेंट से ही, यानी केवल इंजेक्शन के मैनेजमेंट से इस प्रेगनेंसी का निवारण किया जा सकता है। यदि आपके डॉक्टर आपको मीथोट्रेक्सेट या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं तो वो आपकी कुछ और टेस्ट्स बेसिक कराएंगे, आपकी लिवर वगैरह की टेस्ट होगी, किडनी की एक टेस्ट होगी, क्योंकि ये दवा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है तो पहले ये टेस्ट करनी पड़ती हैं। और फिर जो बीटा HCG जो मैंने बताया, जो पहले जो डायग्नोसिस के लिए जो खून की टेस्ट है उसकी टेस्ट बार बार कराई जाएगी, चौथे दिन कराई जाएगी, फिर 7वें दिन कराई जाएगी और देखा जाता है कि बीटा HCG की जो लेवल है वो धीमे धीमे सूखती हुई प्रेगनेंसी से गिरती ही जाती है और लास्ट में एकदम ज़ीरो के करीब जब आ जाती है तब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा जो मेडिसिन से हमने जो प्रेगनेंसी सुखाई वो अब सक्सेसफुल, वो ट्रीटमेंट अब सक्सेसफुल हो गया है। ये ट्रीटमेंट कभी कभी 100% इफ़ेक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये केवल 80% लोगों में ही काम करता है। हो सकता है कि ये अगर पूरी तरह से ठीक से काम ना हुआ हो इस ट्रीटमेंट का तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आते हैं दूसरे ट्रीटमेंट में जो कि बहुत डेफिनेटिव या पक्के तौर का ट्रीटमेंट है और ये है सर्जरी के माध्यम से ट्रीटमेंट। तो आजकल जब हम सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं तो वो 2 ही कंडीशन में देते हैं। यदि बहुत लेट डायग्नोसिस हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, आपकी बीटा HCG की वैल्यू ऑलरेडी 4-5 हज़ार से ज़्यादा है, सोनोग्राफी में जो प्रेगनेंसी का साइज़ ट्यूब के अंदर है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, 3.54 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर ऑलरेडी हमको ऐसा सोनोग्राफी से अनुमान लग रहा है कि अंदर ब्लीडिंग थोड़ी शुरुआत हो गई है ब्लीडिंग की, या फिर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पेन है वगैरह वगैरह, वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगी। तो हम सर्जरी की चॉइस, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रहती एक्सेप्ट सर्जरी। सर्जरी इसका डेफिनेटिव और सबसे अच्छा तरीका है और आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग इसको केवल दूरबीन मार्ग से ही ट्रीट करते हैं। बहुत ही इमरजेंसी हो, बहुत पेट के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाए तो कभी कभार पेट खोल के सर्जरी करी जाती है जिसमें फटी हुई ट्यूब को हटाया जाता है, ब्लड वगैरह को सब हटाकर क्लीन किया जाता है। पर मैं तो कहूँगी मेरी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 99 to 100% पेशेंट्स की जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनकी दूरबीन मार्ग से आराम से सर्जरी हो जाती है। और यदि नली बहुत बड़ी है, सूजन बहुत आ गई है, प्रेगनेंसी का सैक बहुत बड़ा है तो हम नली पूरी निकाल देते हैं और इसकी रिकवरी एकदम फास्ट होती है। कभी कभी यदि बहुत अर्ली स्टेज में और टाइम से डायग्नोसिस हो गई और हमने सर्जरी के लिए ऑप्ट किया तो हम सर्जरी से कभी कभी चीरा लगाकर, लेज़र के माध्यम से ट्यूब पर चीरा लगाकर प्रेगनेंसी को क्लियर करके ट्यूब को वापस जोड़ देते हैं और इसको हम बोलते हैं सैल्पिंगोस्टमी का ट्रीटमेंट। तो इसमें नली भी कभी कभी बचाने का हम प्रयत्न कर सकते हैं, पर ये डिसीजन कि नली निकालनी पड़ेगी कि नली बचा सकते हैं ये आपका गायनोकोलॉजिस्ट जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में दक्ष है, एक्सपीरियंस्ड है, वो ही लेगा और ये उसी का डिसीजन होता है। नली बचाने के लिए कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जो ट्यूब में प्रेगनेंसी है उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत सारे हमारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। ज़्यादातर जब प्रेगनेंसी बड़ी होती है, ट्यूब में सूजन बहुत होती है तो नली हटा ही देनी पड़ती है। लैप्रोस्कोपी के माध्यम से यानी दूरबीन के माध्यम से इसका सर्जरी जो करी जाती है ये बहुत ही सरल है, इसमें पेशेंट को कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता और बहुत जल्दी रिकवरी और काफ़ी पेन फ्री होती है। तो आज का जो हमने डिस्कशन किया ये एक
जनरल अवेयरनेस के लिए था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या नली में प्रेगनेंसी क्या है, इसके क्या मेन लक्षण होते हैं, इसके क्या मेन कारण हैं और कैसे क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि यदि हम इसके बारे में जल्दी से जल्दी डिसीजन लेंगे तो हो सकता है हम सर्जरी अवॉइड कर पाएँ। मेडिकल मैनेजमेंट काफ़ी सारे केसेस में अप टू 50 to 60% केसेस में सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक जागरूकता हो लेडीज़ के बीच में, और हर लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको इस बारे में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अवेयरनेस होनी ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डिस्कशन से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार।